जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा, आखिर वो कैसे पास हो DUSL एग्जामिनेशन सेमेस्टर फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ जो दिसंबर एंड जनवरी 2025 में होने वाले। आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ जो कि इस नोटिफिकेशन में बताया गया और वो सारे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना, ये वीडियो आपको फेल होने से बचाएगा। मैं मनीष वर्मा, आप सभी का स्वागत है हमारे। एक बार आप इस रिजल्ट को देखो जो कि रोहित नाम के लड़के का एक रिजल्ट है। इसने मुझे रिजल्ट दिखाया। आपको पता है कि ये अपने रिजल्ट के अंदर फेल हो गया। इसके दो रीजन थे। पहला रीजन था इसने असाइनमेंट तो दिया लेकिन आंसर गलत दे दी, और दूसरा रीजन था इसने थ्योरी एग्जामिनेशन भी दिया जो कि मेन एग्जामिनेशन होता है, लेकिन जैसा DU के टीचर्स चाहते हैं आप आंसर ऐसा लिख कर आओ, जब से न्यू एजुकेशन पॉलिसी इंप्लीमेंट हुआ है वैसा आंसर ये लिख कर नहीं आया, इसलिए इसको फेल कर दिया गया। अब यही सेम कंडीशन आपके साथ ना हो जाए, मैं आपको यही बताने वाला हूं कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। मैं मुश्किल से आपका 2-4 मिनट लूंगा, इस वीडियो को एंड तक देखना। मैं सारे डाउट्स आपको क्लियर भी कर दूंगा, बता भी दूंगा एग्जाम में क्या पढ़कर जाना है। चलिए, सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि DUSL के द्वारा डेट शीट डिक्लेयर कर दी गई है, चाहे आप रेगुलर में हो या आप सोल से हो या आप NC वेब से हो। और डेट शीट को डाउनलोड कर लेने के बाद आपको ये पता चल जाता है कि जो सेमेस्टर थर्ड और फिफ्थ एग्जामिनेशन है ये 12 दिसंबर से स्टार्ट है, और जो सेमेस्टर फर्स्ट के एग्जामिनेशन है ये 6 जनवरी से स्टार्ट है। यानी कि आपको लग रहा हो कि हमारे पास टाइम है, ये बिल्कुल भी टाइम नहीं है। आप जरा खुद देखो कि 7 सब्जेक्ट्स हैं एक सेमेस्टर के अंदर, आपके पास बहुत कम बचा हुआ है टाइम इन सब्जेक्ट्स को कंप्लीट करने के लिए। इसी बीच में आपको असाइनमेंट भी देना है। असाइनमेंट की डेट्स भी आ चुकी है। 9 दिसंबर से आपके असाइनमेंट स्टार्ट है। जो सेमेस्टर फर्स्ट के स्टूडेंट्स हैं आपको 20 से 25 दिन का टाइम भी मिल गया है, लेकिन जो सेमेस्टर थर्ड और फिफ्थ के हैं आपका असाइनमेंट तो 25-26 से ही स्टार्ट हो जाएगा। आपको पहले ही देना होगा। एक सब्जेक्ट का 2 बार असाइनमेंट देना होता है, दोनों में से जो भी बेस्ट रहा उसके मार्क्स फाइनल किया जाता है। और ये असेसमेंट आपके लिए कंपलसरी है। असेसमेंट के मार्क्स को मिलाकर जो आप फाइनल एग्जाम देते हो इन दोनों को मिलाकर ही आपको पास किया जाता है। आप असेसमेंट तो दे दोगे। अगर आप चाहते हो कि मैं इसके लिए भी क्वेश्चन बनाऊं कैसे क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि इस बार से ये कर दिया गया है कि जब आप असाइनमेंट दे रहोगे तो उस टाइम पे विंडो चेंज नहीं करोगे आप। अब क्या होता है कि 2 से 3 मिनट बाद अगर आपने आंसर नहीं दिया तो ऑटोमेटिकली वो क्लोज हो जाएगा, वो विंडो ही क्लोज हो जाएगी, आपका आंसर सबमिट हो जाएगा। अगर आपने कुछ भी नहीं दिया तो ब्लैंक सबमिट हो जाएगा, आपके मार्क्स कट जाएंगे। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है असाइनमेंट देते टाइम। बाकी बहुत ईजी होता है, ऐसा नहीं इसका आंसर नहीं मिलेगा, आंसर मिल जाता है। बाकी आप सब अपने आप ही तेज हो यार, इतना टेंशन आपको लेना नहीं है, असाइनमेंट आपके इजीली हो जाएंगे। लेकिन बात रही यहाँ पे फाइनल एग्जामिनेशन की, इसमें ना कोई दिक्कत हो जाए, अदरवाइज यहाँ फेल लिखा हो जाएगा जैसे इसके साथ हुआ। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले एक बार लास्ट ईयर जो अभी क्वेश्चन पेपर आया था आप एक बार उसको उठा के देख लें। आपको उसमें पता चल जाएगा कि NP के अकॉर्डिंग क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं। पहले क्वेश्चन डायरेक्ट आता था, अब क्वेश्चन इनडायरेक्ट आ रहा है। व्हाट इज कोल्ड वॉर नहीं पूछा जा रहा, अब युद्ध क्या है ये बाढ़ में जाए। अब पूछा जा रहा है कि 1945 के बाद जो युद्ध स्टार्ट हुआ इसने पूरी दुनिया को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब ये शीत युद्ध ही तो था, कोल्ड वॉर, जिसने पूरी दुनिया को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था। यानी कि क्वेश्चन को डायरेक्ट ना देखा, अब ये इनडायरेक्ट घुमा कर देंगे। आपको लगेगा अरे ये क्वेश्चन वो थोड़ी है जो मैं पढ़ कर आया हूं, बल्कि ये होगा वही क्वेश्चन जो आप पढ़ कर आए हो, आंसर आपको वही देना होगा। वही चीज जो घुमा कर दी जा रही है आपको सिंपल समझना है, आंसर वही लिखना है जो आप पढ़ कर जा रहे हो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखोगे आपको सब समझ में आ जाएगा। लेकिन इस बार जो सिलेबस में से आउटडेटेड चैप्टर्स निकाले गए हैं, पोर्शन हटाए गए हैं, ये पोर्शन आपको पढ़कर नहीं जाना। सिलेबस कहाँ मिलेगा आपको, ये देखिए, ये एसएल की वेबसाइट है, यहाँ पे लिखा है रिसोर्सेज, इस पे क्लिक कीजिए, ये है आपका सिलेबस। एक बार इसको चेक कर लेना। मैंने आपको हमेशा बताया कि सिलेबस जरूर देखना है। अब वो गलती जो आपको नहीं करना, ये आपको ध्यान रखना है जो रोहित ने कर दी गलती। देखिए अब क्या होता है, क्या है ना कि 12th के बाद जब हम पास करके आते हैं तो हम आंसर हमेशा 12th में पॉइंट में लिखा करते थे। अब इसने सेम मिस्टेक ये कर दी कि इसने कॉलेज के एग्जामिनेशन में भी आंसर को टू द पॉइंट्स लिखना स्टार्ट कर दी। कभी भी आंसर आपको पॉइंट्स में नहीं लिखना, सारे आंसर। कुछ आंसर होते हैं जिनका आंसर पॉइंट में दिया जा सकता है, कॉलेज में आपको आंसर ऐसे पॉइंट में नहीं लिखना। अगर आंसर पॉइंट में नहीं लिखना तो कैसे लिखना है, आंसर आपको पैराग्राफ में लिखना है। क्या आपको पैराग्राफ इस तरीके से लिखना होगा, इस तरीके से इतनी गंदी मत लिख देना है कि समझ में भी ना आए। आपको लिखना कैसे होगा पैराग्राफ, क्या आपको इस तरीके से बड़े बड़े पैराग्राफ लिखने होंगे, ऐसा भी नहीं लिखना होगा। तो कैसे लिखना होगा, देखिए एक पैराग्राफ में आंसर दीजिए, लगे कि अब बात खत्म होगी, पैराग्राफ चेंज करके सेकंड पैराग्राफ ऑन कर लीजिए। ये देखिए आप इस तरीके से पैराग्राफ में आपको आंसर देना है, यानी कि आंसर टू द पॉइंट्स नहीं, टू द पैराग्राफ देना है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, ये देखिए पहला पैराग्राफ दूसरा पैराग्राफ होगा ये पॉइंट में ही, बट जैसा होता है ना कि सब हेडिंग बना देते हैं हम यूं करके, फिर इस पे एक्सप्लेन करते हैं, फिर हम सब हेडिंग बनाते हैं, फिर इस पे एक्सप्लेन करते हैं। अब ऐसा नहीं चलेगा, आपको ऐसे पॉइंट में आंसर नहीं देना, बस आपको टॉपिक को याद इन्हीं पॉइंट्स में करना अपने माइंड के अंदर,
पॉइंट्स में याद रहेगा तो आप पैराग्राफ में आंसर लिख पाओगे, यानी कि अब आपको हेडिंग वाले पॉइंट्स नहीं बनाना। लेकिन कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनमें आप हेडिंग बना सकते हो। अब वो कौन कौन से हैं अभी आपको मैं आगे बताता हूँ, लेकिन आपके आंसर में इस तरीके से बहुत बड़ा ना लिखा हो, आप फ्लो चार्ट्स भी यूज कर सकते हो। ज्यादा ना बड़ा लिखकर आप फ्लो चार्ट यूज करते हो तो टॉपिक इजीली समझ में भी आ जाता है। हमारा मेन काम क्या है कि टीचर को समझाना, जो आंसर शीट को चेक करने वाले हैं उसको समझ में आ गया, आपका एक ही मार्क्स नहीं काटेगा। और ध्यान रखना आपका आंसर टोटल 4 पेजेस में होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना। 4 पेजेस में एक सिंगल आंसर आपका कंप्लीट होना चाहिए, आपको मार्क्स मिलेगा और भरकर मिलेगा। लेकिन 4 पेजेस से कम मत लिखना। एंड आपको करना क्या है, इंट्रोडक्शन, बॉडी कैसे लिखना है, एंड में क्रिटिसिज्म कैसे देना है। क्या आपने मेरी ये वाली वीडियो देखी है? अभी तक नहीं देखी तो बहुत बड़ा पाप कर रहे हो भाई। मैं कसम से कहता हूँ ये वाली वीडियो देख लेना। मैंने कई सारे डीयू के प्रोफेसर से बात करी, उसके बाद ये वाली वीडियो बनाई है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है। अब मैं बात करता हूँ उन क्वेश्चंस की आंसर जो आपको आता है वो तो आप दे दोगे। अब जो क्वेश्चन आपको आता ही नहीं है उसके बनाने हैं आपको पॉइंट। कैसे बनाना है देखिए, जैसे आप इस क्वेश्चन को रीड करते हो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, राजा राम मोहन रॉय द्वारा उठाए गए सामाजिक मुद्दे। अब क्या करोगे, राजा राम मोहन राय द्वारा उठाए गए सामाजिक मुद्दे, ये बनाओगे आप पॉइंट, फिर करोगे एक्सप्लेन। अब इसी क्वेश्चन के अंदर 2 चीजें पूछी गई है, जैसे मुद्दे पूछा गया है, सुधार करने के कौन कौन से इसने प्रयास किए राजा राम मोहन राय ने, ये पूछा गया है। तो तीनों चीज, मुद्दे, प्रयास और सुधार, ये तीनों चीज के आप 3 पॉइंट्स बनाओगे, एक्सप्लेन करोगे। पॉइंट बनाओगे फिर एक्सप्लेन करोगे। इन क्वेश्चंस के अंदर आपको चीजों को पॉइंट में एक्सप्लेन कर देना है, क्योंकि टीचर क्या करता है ना, एक बार ये आपके पॉइंट देख लेता है, हाँ आपने आंसर का पॉइंट कवर कर लिया है। इसके बाद देखिए जैसे सेम ये भी क्वेश्चन ऐसा ही है, पॉइंट वाला है। तो जो क्वेश्चन लगता है कि हाँ जैसे कि इसमें पॉइंट बनाया जा सकता है, जैसे क्वेश्चन आ जाए संविधान की विशेषता बताओ, कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स बताओ, तो फीचर्स को पॉइंट में बताया जा सकता है। तो जिन क्वेश्चन को पॉइंट में एक्सप्लेन किया जा सकता है उनको पॉइंट में ही करना है, अदरवाइज सारे क्वेश्चन को पॉइंट में एक्सप्लेन मत करना, क्योंकि फिर क्या लगता है कि टॉपिक को बेवजह घींच रहे पॉइंट बना बनाकर, टीचर समझ जाता है। तो आपको आंसर को इस तरीके से प्रेजेंट करना होगा, ये आपको ध्यान रखना है। अब पढ़े कहाँ से, देखिए एसएल की बुक्स भी है, मार्केट में कई सारे राइटर्स की बुक्स मिलती है, बहुत सारे 10 ईयर्स वगैरह मिल रहे हैं, आप वो लेके आ जाओगे। लेकिन सिलेक्टेड क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में आने वाला है, क्या आपको उनमें से वो मिलेगा? वो नहीं मिलेगा। इसलिए हमने क्या किया है, कई सारे प्रोफेसर के साथ मिलकर एक नोट्स बनाया है, और इस नोट्स के अंदर 10 से 12 क्वेश्चन हैं, और इसमें से सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे, और आपको सिर्फ 5 ही क्वेश्चन अपने एग्जाम में करना हो। तो इस नोट्स को आप डाउनलोड कर लीजिए। इस नोट्स को डाउनलोड करने की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है। एज इट इज सेम क्वेश्चन जिस फॉर्मेट में आपको मैंने बताया है, उसी फॉर्मेट में नोट्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। एक बार आप उसको डाउनलोड करके अभी रीड करना स्टार्ट करोगे, मुश्किल से आपको आधे से 1 घंटा लगेगा, ये सारे नोट्स आपको समझ में भी आ जाएगा। जिसके नोट्स नहीं है वेबसाइट पे, जल्द अपडेट हो जाएंगे। अगर आप सिर्फ इस नोट से पढ़ते हो तो आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है, सारे क्वेश्चन इसी नोट्स में से आएंगे, ये गारंटी मैं आपको देता हूँ। क्योंकि आप ये देखिए फीडबैक स्टूडेंट्स, ये लास्ट ईयर के फीडबैक है। हर साल एसओएल के अंदर रेगुलर में हो या एनसीवीएम में हो, हमारे नोट्स स्टूडेंट्स पढ़ कर जाते हैं और एग्जाम मस्त देकर आते। जो ऑलरेडी पहले देकर जा चुके हैं, प्लीज एक बार नीचे कमेंट बॉक्स में बताना, आपके फीडबैक से हमें मोटिवेशन मिलती है। तो जैसे आप नोट्स को डाउनलोड कर लेते हो, उसको रीड तो करना ही करना है, क्योंकि नोट्स भी आपको मैं समझाने वाला भी हूँ, और ऑलरेडी मैंने समझा भी रखा है कैसे। ये देखिए आपको करना क्या है, नोट्स को रीड करना है, प्लस यही आएगा एग्जाम में। मैं एक सीरीज लेकर आता हूँ हर साल, और ये सीरीज जो मैंने लास्ट ईयर अपलोड करी है वो इस साल भी रेलेवेंट है, कुछ चेंज नहीं हुआ है लास्ट ईयर और इस साल में, पहले वाले में चेंज हुआ है। तो आपको करना क्या होगा, सेमेस्टर फर्स्ट की जो वीडियो है हमारी, इस वीडियो को देखना है जो सेमेस्टर फर्स्ट के स्टूडेंट्स, बीए प्रोग्राम के हो या बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के हो, और जो सेमेस्टर थर्ड के स्टूडेंट्स है उनके लिए भी सेम वीडियो, ये तो बहुत लेटेस्ट वीडियो अपलोड हुई है, ये आपको देखना है। तो फर्स्ट और थर्ड के सभी स्टूडेंट्स के लिए नोट्स भी अवेलेबल है और वीडियोस भी है। बस जो सेमेस्टर फिफ्थ के हैं इनका सिलेबस भी नया है, तो वीडियोस भी नई बनेगी और नोट्स भी न्यू आ रहे हैं, तो टेंशन बिल्कुल मत लेना। फिफ्थ के स्टूडेंट्स के लिए सबसे पहले न्यू वीडियोस आएगी, इसके बाद फर्स्ट सेमेस्टर के लिए आएगी, देन थर्ड सेमेस्टर के लिए आएगी, और जो आएगी वो आपको पहले चैनल में बता दिया जाएगा। लेकिन जो वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है आप उनको देखना अभी से स्टार्ट कीजिए, क्योंकि वही वीडियोस इस बार भी रिपीट होने वाली है, उनमें से ज्यादातर क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो देरी मत कीजिए, वीडियो देखना स्टार्ट कीजिए और सभी जगह इस वीडियो को शेयर कर देना। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ये वीडियो कैसे लगी नीचे कमेंट बॉक्स में बताना, प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। अब आने वाली है नेक्स्ट वीडियो धमाकेदार सीरीज के साथ। जय हिंद, जय भारत।